Hey guys, welcome to my channel. I am Mehak and you're watching me on the channel your helper-Mehak. So guys, as you know कि हमारी क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज चल रही है, तो पिछली लास्ट वीडियो में हमारा जो चैप्टर 1 था वो कंप्लीट हो गया था एंड अब हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। तो आज हम इसका पहला पार्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन उसको स्टडी करने वाले हैं। So before that, please like, share and subscribe to my channel. So without wasting much time, let's get started. So पहले मैं आपको बता दूं कि इससे जो यूनिट 2 है उसमें से डिलीट हो चुके टॉपिक्स कौन कौन से हैं। So मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है हमारे टॉपिक का नाम, जिसमें से क्या डिलीट हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिलीट हो गया है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन डिलीट हो गया है एंड पोजीशन टाइम ग्राफ स्पीड एंड वेलोसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डिलीट हो चुका है। तो इसमें क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो पहले कुछ था ही नहीं, ये तो बस थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है और इसमें कुछ भी नहीं है, यूजुअली इसमें से क्वेश्चन आते भी नहीं थे। सिमिलरली इट इज़ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये अगर हम कर भी लेंगे तो हमें कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं है। So I'll try my best to make you understand these concepts as well, and the most important speed, velocity and position time graph. इसके बिना +2 में आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, 12th में आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं आपको ये पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी वाले सब कॉन्सेप्ट कराऊंगी जो डिलीटेड भी हैं। पिछले चैप्टर के भी हमने डिलीटेड टॉपिक्स किए थे, तो मैं तो करवाऊंगी, आप देख लीजिएगा कि आपको करना है कि नहीं, बट आई विल एडवाइज यू कि यू शुड डू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टूवर्ड्स आवर फर्स्ट। तो पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाती है काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स को हम डिफाइन करेंगे आगे चलकर। उससे पहले हम यहाँ पे हमारे पास है एक वर्ड है मैकेनिक्स, ठीक है। व्हाट इज मैकेनिक्स? तो ये जो मैकेनिक्स है वो एक फिजिक्स की ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं जिनकी, उनके बारे में स्टडी करती है। मैकेनिक्स हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं मोशन में उनके बारे में हमें बताती है, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। उसके बाद मैकेनिक्स इज ऑफ 3 टाइप्स, इट इज स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, ठीक है। अभी हम इन तीनों की डेफिनेशन देखते हैं। तो स्टैटिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैकेनिक्स की ब्रांच है। जो मैकेनिक्स है वो फिजिक्स की ब्रांच है एंड जो स्टैटिक्स है वो मैकेनिक्स की ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है, ये ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे हैं उनके बारे में हमें पढ़ाती है, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, उनके बारे में हमें बताती है, ठीक है। अभी स्टैटिक्स से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, मैं आपको पढ़ाती हूँ। एन ऑब्जेक्ट कैन गेट रेस्ट इवन व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस, सॉरी यहाँ पे विदाउट नहीं है, नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट आर इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हमें क्या कहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। हम कहते हैं रेस्ट पे ऑब्जेक्ट, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, टाइम पास हो रहा है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है। बट यहाँ क्या है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है जब उस पर फोर्सेस लग रही हों, मतलब फोर्सेस की प्रेजेंस में भी ऑब्जेक्ट एक रेस्ट पे हो सकता है। वो कैसे? जब वो इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल फोर्सेस लग रही हों। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा है, 10 न्यूटन की फोर्स हम यहाँ इधर वाली साइड लगा रहे हैं इसको इधर साइड पुल करने में, और 10 न्यूटन की फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं इस साइड पुल करने में। तो क्या वो बॉक्स मूव होगा? अगर ये यहाँ वाली फोर्स 11 न्यूटन भी हो गई तो भी ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर देगा, बट अंटिल इट्स 10 न्यूटन द ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग टू मूव। तो इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल फोर्सेस ऑन बोथ साइड्स, मतलब जो फोर्स है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा हो गया है। Thus, the statics is the branch of mechanics which deals with the study of motion of objects under the effect of forces in equilibrium. यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो स्टैटिक्स है वो मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जो हमें बताती है जो ऑब्जेक्ट मोशन में है। हमें न्यूटन ने कहा था कि फोर्स के बिना जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं कर सकता, मतलब फोर्स आर एसेंशियल। जब फोर्सेस लग रही हैं मतलब ऑब्जेक्ट में बी इन मोशन, बट व्हेन द फोर्सेस आर इक्विलिब्रियम the object doesn't move, it stays at rest, right?
तो स्टैटिक्स मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जो हमें ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बताती है जो इक्विलिब्रियम फोर्सेस के अंदर मोशन में हैं, उनके बारे में हमें बताती है। Here the time factor does not play any role, मतलब यहाँ पे टाइम फैक्टर कोई भी रोल प्ले नहीं करता, यहाँ पे हम टाइम को नहीं देखते हैं। नेक्स्ट, जो हमारी सेकेंड ब्रांच है मैकेनिक्स की, वो है काइनेमेटिक्स। तो यहाँ पे जो काइनेमा वर्ड है, ये वाला काइनेमा वर्ड है, वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, काइनेमा, ठीक है। जो काइनेमेटिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड काइनेमा से आया है, जिसका मतलब होता है मोशन, ठीक है। काइनेमा मतलब ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स के हमें बताएगा, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएगा जो मोशन में है। स्टैटिक्स क्या था कि उसमें फोर्सेस इक्विलिब्रियम में लग रही थी। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या है। इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन of material objects without taking into account the factors which cause motion, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स की ब्रांच है जो काइनेमेटिक्स, वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है जो मोशन में है, पर वो कैसे मोशन में है, उस पर फोर्सेस कैसी लग रही हैं, इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, या फिर बॉडीज का नेचर कैसा है, वो फैक्टर्स के बारे में वो बात ही नहीं करते। वो सिर्फ हमें ये बताते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में है, जस्ट दैट। ये हमें सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है। Here time factor plays an essential role. Statics में जो time factor है वो essential role play नहीं करता, वो कोई रोल नहीं प्ले करता था, but in the kinematics time factor plays an essential role. After that the third branch which is dynamics. Dynamics क्या है अभी ये देखते हैं। It is that branch of mechanics. ये एक ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की which deals with the study of motion of objects, जो कि हमें मोशन मतलब ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उनके बारे में बताती है, टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉज मोशन, ऐसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जिसके कारण मोशन हुआ, जिसके कारण ऑब्जेक्ट मूव किया, वो मोशन में आया। स्टैटिक्स क्या था कि फोर्सेस जब इक्विलिब्रियम में लग रही हो, ऑब्जेक्ट मोशन में है, बट हमें दिखाता था कि हाँ वो रेस्ट पे है, ठीक है, वो था। एंड काइनेमेटिक्स था कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन बट वी आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स। बट डायनामिक्स केस क्या है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है और हम उसके फैक्टर्स देख रहे हैं, फोर्सेस उस पर कितनी लग रही है, फोर्सेस का नेचर क्या है, बॉडीज का नेचर क्या है, वो देख रहे हैं। जो डायनामिक्स टर्म है वो कहाँ से डिराइव हुई है, वो एक ग्रीक वर्ड है डायनामिस, जिसका मतलब होता है पावर, वो उससे डिराइव हुई है। Here टाइम फैक्टर प्लेज एन एसेंशियल रोल, यहाँ पे भी जो है टाइम फैक्टर एसेंशियल रोल प्ले करता है। सिर्फ स्टैटिक्स में टाइम फैक्टर है जो वो प्ले नहीं करता रोल, बाकी डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स में टाइम फैक्टर प्लेज एन एसेंशियल रोल। तो आई होप कि आपको इन तीनों में डिफरेंस पता लग गया हो, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। मूविंग ऑन, सिंस द फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, अभी हमें पता लग गया कि जो फोर्स है वो मोशन का कॉज है। मतलब अगर फोर्स इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो जाएगा, ठीक है। अगर फोर्सेस एक साइड ज़्यादा एक साइड कम है तो भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो जाएगा, ठीक है। मतलब फोर्सेस के कारण ही सब कुछ होता है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर डायनामिक्स इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, मतलब जो डायनामिक्स है वो फोर्स के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। Newton has contributed towards the measurement of force from his three famous laws of motion. और न्यूटन ने हमें जो 3 लॉ दिए थे, लॉज ऑफ मोशन जिन्हें हम कहते हैं, उससे उसने फोर्स में भी कंट्रीब्यूशन दिया है, उसने हमें फोर्स के बारे में भी उन लॉज में बताया है। मूविंग ऑन, अभी आ गया ऑब्जेक्ट इन मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में कब कब हो सकता है। अभी यही नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट इन मोशन में रेस्ट नहीं आएगा, रेस्ट एंड मोशन आर बोथ द टाइप्स इन ऑब्जेक्ट इन मोशन टॉपिक, ठीक है। पहले हम बात करते हैं रेस्ट की। रेस्ट क्या है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और वो सिर्फ टाइम हमारा बीतता चला जा रहा है, 12 बजे थे, ठीक है, 12 o'clock हुए थे और यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, ठीक है, वो यहीं पे खड़ी है।
और 2 बज गए, वो गाड़ी अभी भी यहीं पे है। 4 बज गए, वो गाड़ी अभी भी यहीं पे है। 5 बज गए, वो गाड़ी अभी भी यहीं पे है। मतलब वो मूव नहीं कर रही है। रेस्ट का मतलब है कि टाइम बीतता जा रहा है। 12 बज गए, 2 बज गए, 4 बज गए, टाइम बीतता चला जा रहा है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करके, अगर वो ए पॉइंट पे खड़ा है तो वो ए पॉइंट पे ही खड़ा है, वो ए टू बी नहीं गया। ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स तो हमारे पास काफ़ी सारी हैं। एक कार खड़ी हुई है लाइक, ठीक है, वो हो गई। उसके बाद रेस्ट की एग्जांपल, एक बुक टेबल पे पड़ी है, किसी ने उठाई नहीं। बुक खुद ब खुद मूव नहीं करेगी, ऑब्वियस सी बात है, हमने कभी देखा है। अब एक पर्सन चेयर पे बैठा है, वो सारे रेस्ट की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म आ जाती है मोशन। तो मोशन क्या है कि एक गाड़ी जो थी वो ए पॉइंट पे यहाँ पे खड़ी थी, ठीक है, ठीक है, ए पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पे बी पॉइंट है। 12 बजे ये गाड़ी ए पॉइंट पे थी, 1 बजे ये ए और बी के बीच में थी, मतलब सी पॉइंट पे थी, ठीक है। 3 बजे ये बी पॉइंट पे चली गई, मतलब इट इज कंटिन्यूसली मूविंग, राइट। सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम के पासेज के साथ, यहाँ पे टाइम बीतता चल रहा है, 12, 1, 3 बज के, राइट। तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ये थी हमारी दो चीज़ें, रेस्ट एंड मोशन। यहाँ पे सेम ही लिखी हुई हैं definitions. An object is said to be at rest if it doesn't change its position with respect to time and with respect to its surroundings. यहाँ पे पहले हम सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग लिखते थे, बट नाउ वी हैव टू राइट एज वेल एज दिस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, उसके सराउंडिंग्स के साथ भी, उसके विद रिस्पेक्ट टू भी, राइट। Same is in here. An object is said to be in motion if it changes its position with time with respect to its surrounding. Rest में वो change नहीं कर रहा था position, and motion में वो change कर रहा था। इसकी examples हैं: a bird flying in air, a train moving on rails, a ship sailing in water, and many more examples you can see in your surroundings. ठीक है। Moving on, rest and motion are relative. So ये इसका क्या मतलब है? रिलेटिव मतलब संबंधित, वो एक दूसरे से संबंध रखती हैं, उनका एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक है, संबंध है, ठीक है, उसे हम कह देते हैं रिलेटिव, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन कैन बी एट रेस्ट बट इन अदर सिचुएशन इट कैन बी इन मोशन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल इसकी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन, right? Here is the train and the train is moving, ठीक है, and the train is moving and you are sitting, ठीक है। According to the you're sitting with some other passengers as well, right? मतलब अगर आप किसी अपने साथ वाले पैसेंजर से पूछोगे कि आप रेस्ट में हो या मोशन में, तो वो तो कहेगा आप रेस्ट में हो, क्योंकि आप कौन सा चल फिर, आप जब एक जगह पर बैठे हो, जैसे कि हमने रेस्ट की एग्जांपल दी, राइट। बट अगर आपको कोई इंसान बाहर से देखे, ट्रेन मूव कर रही है, उसको तो ऐसा लग रहा है कि आप भी ट्रेन के साथ मूव कर रहे हो, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप मोशन में हो, लेकिन टू योर फेलो पैसेंजर्स यू आर इन रेस्ट, राइट। तो ऐसी होती है कि मोशन और रेस्ट जो रिलेटिव टर्म्स हैं, कि एक सिचुएशन में आप रेस्ट भी हो सकते हो और दूसरी सिचुएशन में आप मोशन में हो सकते हो। ये यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, ठीक है। मूविंग ऑन, यहाँ पे अभी हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास बॉडी। ये क्या होती है? ये होती है कि अगर कोई बॉडी जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी है, स्मॉल इन साइज है, बट एज कम्पेयर टू इट्स साइज वो बहुत लार्ज डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ कार, राइट। एक कार है, वो उसका कुछ ही सेंटीमीटर उसका साइज होता है, राइट, बट वो डिस्टेंस कितने किलोमीटर्स में कवर कर लेती है। इट इज़ अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद अर्थ का डायमीटर तो स्मॉल है,
रेवोल्यूशन के टाइम जब सन के मतलब सन के अराउंड वो रिवॉल्व करती है तो वो कितना बड़ा पाथ कवर करती है, राइट। वो एक बहुत बड़ा मतलब ये सन की ऑर्बिट है एंड अर्थ तो छोटी सी है, वो इस सारे पाथ को कवर करती है। इतना तो उसका डायमीटर रेडियस भी नहीं है जितना उसका वो अपना पाथ कवर करती है। तो अर्थ हेयर इज अ पॉइंट मास बॉडी। मैंने यहाँ पे PMB लिख दिया, या पॉइंट मास ऑब्जेक्ट PMO भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली इज इन द केस विद कार। ये थी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। An object can be considered as a point mass object if during its motion in a given time it covers much greater distance than its own size. तो उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ मोशन। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की हमारे पास यहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है मोशन को समझने में। पहला है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन होता है जिसमें एक पॉइंट मास बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है। पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। आप कह सकते हैं ट्रेन का इंजन मूव कर रहा है या ट्रेन का एक कोई पार्ट मूव कर रहा है, एक डिब्बा मूव कर रहा है। इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर motion. Similarly, translatory motion is that motion in which a body which is not a point mass body. ट्रांसलेटरी मोशन में क्या है कि जो बॉडी मूव कर रही होती है वो पॉइंट मास बॉडी नहीं होती है, बल्कि जो बॉडी के सारे पार्टिकल्स हैं वो भी उसके अलॉन्ग स्ट्रेट लाइंस में मूव कर रहे होते हैं, विच शिफ्ट थ्रू। यहाँ पे शिफ्ट है, शिफ्ट थ्रू इक्वल डिस्टेंस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा था कि ट्रेन का एक डिब्बा मूव कर रहा है, मान लीजिए एक इंजन मूव कर रहा है, बट जब सारी की सारी ट्रेन ही एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो उसे हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। अ बॉडी स्लिपिंग, यहाँ पे है स्लिपिंग, अ बॉडी स्लिपिंग along the inclined plane has translatory motion। मतलब जहाँ बॉडी स्लिप हो रही है, एक मतलब हॉरिजॉन्टल पाथ नहीं है, वो इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे टेढ़ा प्लेन है और इस पर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है, मतलब स्लिप हो गई है वो, तो उसका ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि सारे उसके पार्टिकल्स भी स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहे होंगे। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म हो सकते हैं। ओके, so moving on to the last second type of motion, circulatory और rotational motion। सर्कुलेटरी मोशन है जो, उसमें क्या है कि जो एक पार्टिकल या एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल में मूव कर रहा होता है, ठीक है। एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, उसका हम क्या कह देंगे? सर्कुलेटरी मोशन। बट इन द केस ऑफ रोटेटरी मोशन, यहाँ पे हम क्या कह देंगे कि जो रोटेटरी मोशन है उस पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा होगा, उसके एक ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल्स कंसेंट्रिक सर्कल्स में मूव कर रहे होंगे। कंसेंट्रिक सर्कल्स का भी यहाँ पे मतलब क्या है कि कंसेंट्रिक सर्कल्स आर सर्कल्स विद द सेम सेंटर, जिनके सेंटर एक लाइन में हो। मतलब ये एक, लेट मी शो यू हाउ, ये एक सर्कल है, इसके ऊपर ही एक सर्कल होगा, लाइक दीज आर द कंसेंट्रिक सर्कल्स। दीज आर कंसेंट्रिक, मतलब सिर्फ रेडियस हम बढ़ा रहे हैं लेकिन उसका जो सेंटर है वो सेम है। यहाँ पे हमने रेडियस इतना था, यहाँ पे इतना हो गया और यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा दिया हमने, ठीक है। इनका सेंटर सेम है सर्कल्स का, राइट। तो दीज आर द कंसेंट्रिक सर्कल्स, मतलब जो बॉडी के सारे पार्टिकल्स हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में मूव कर रहे होंगे, राइट। सो अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, थर्ड टाइप। ऑसिलेटरी मोशन है जो, वो है व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। मतलब जैसे कि एक स्विंग है, लाइक लेट मी शो यू, लाइक यहाँ पे एक स्विंग है, ठीक है। स्विंग या तो पीछे को जाएगी, एक बार आगे को आएगी,
ये जो मोशन है ये होगा ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, या दैट इज द ऑसिलेटरी मोशन। सिमिलरली इस वाइब्रेटरी क्या होगा कि कुछ बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो हैं वही सिर्फ मूव करेंगे, मतलब उसके मेन पोजीशन में वाइब्रेट करेंगे। सारे के सारे पार्टिकल लाइक आवर फोन व्हेन ऑन वाइब्रेशन मोशन, सब चीज़ें वहाँ पे वाइब्रेट करने लग जाती हैं। सो दैट इज वाइब्रेटरी मोशन, मतलब सभी पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट होने लग जाते हैं। आप इसकी एक सेम पोजीशन है, वो वाइब्रेट करने लगे, उछलने लगे वहाँ पे, ठीक है, उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। So this was all for today's video, and please like, share my video and ask if you have any doubt in the comment section below. So please subscribe to my channel and the rest यूनिफॉर्म जो ये पहला टॉपिक था हमारा, it was very large, like बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, इसलिए मैं पार्ट्स में से बना रही हूँ। तो ये था पहला पार्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।